जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द वर्ब के बारे में। ठीक है, द वर्ब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, क्योंकि इस वर्ब के बिना आपका कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसके बिना आप कोई वर्ब के बिना आप कोई भी सेंटेंस को नहीं पूर्ण कर सकते, नहीं बना सकते हैं। ये आपका सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि वे शब्द जो आपके किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वो क्या होता है? आपका वर्ब कहलाता है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि वर्ब क्या होते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं वर्ब की क्या होती है। वर्ब क्या होती है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। डेफिनेशन इसकी वर्ब की डेफिनेशन हो जाएगी वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी कार्य के करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाती हैं। वर्ब कहलाती हैं। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, वो क्या होता है? आपका वर्ब कहलाती हैं। इतनी समझ में आ गई। वर्ब की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि डेफिनेशन क्या होती है। वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वर्ब में दो चीज़ें पढ़ रखी हैं कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस संभव नहीं है। अगर वर्ब किसी सेंटेंस में वर्ब हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंटेंस आप कंप्लीट करते हो, लिखते हो, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका वर्ब होता है। इन दोनों में से किसी कोई अगर एक भी अभाव रहता है, उसका कोई भी आपका प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। यानी वर्ब जो होता है आपके क्या करते हैं? किसी वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। और वर्ब की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के प्रकार पढ़ने वाले हम लोग। ठीक, काइंड्स ऑफ वर्ब हेडिंग डालने से पहले एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब होती क्या हैं। ठीक है, उसके बाद उसके हम लोग काइंड्स को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ अ डॉक्टर। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही राइट्स अ बुक। ही राइट्स अ बुक। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें बताना वर्ब क्या है। तो यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो इज़ आपका वर्ब होता है, और यहाँ पे आपका राइट्स वर्ब होता है। राइट यहाँ पे वर्ब होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, देखो मैंने क्या कहा, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो इसमें क्या है? वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे इज़ जो है आपका क्या है? ये आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर दूसरे वाले सेंटेंस में बात करें, ही राइट्स अ बुक, वह एक बुक लिखता है। तो लिखने का कार्य हो रहा है, तो ये आपका जो लिखने का कार्य होता है वही आपका क्या होगा? वही शब्द आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो राइट्स आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अगली, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए, टेबल के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि टेबल बना लेंगे पहले एक साथ पूरा वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब में, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो टेबल देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो चलिए गाइज हम लोग अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो मैंने बताया काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। ठीक है, क्रिया के भेद हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है मेन वर्ब, ठीक है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक, एक हो गया मेन वर्ब, जिसे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं इसको? मुख्य क्रिया। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट होता है, यानी इसी का दूसरा भाग होता है, ये आपका दूसरा प्रकार है। पहला आपका मेन वर्ब हो जाता है और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का नाम से क्लियर, हेल्प करना यानी सहायक जो होती हैं, तो इसको कहते हैं सहायक क्रियाएं। क्या कहते हैं इसको? सहायक क्रियाएं।
ठीक, पहला हो गया आपका मेन वर्ब, दूसरा हो गया सहायक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है, अलग कोई नहीं है। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब भी आपके कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया और दूसरा हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया। मेन वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पहला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रियाएं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में एक हो जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक। तो प्राइमरी का होता है, ये हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब होता है मुख्य सहायक क्रियाएं, और ये हो जाता है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है रूपात्मक क्रियाएं। क्या होता है? रूपात्मक क्रियाएं। ये हो गया आपका मुख्य सहायक क्रियाएं, मुख्य सहायक क्रियाएं होता है आपका, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है रूपात्मक सहायक क्रियाएं, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपकी 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी आपकी कितने होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अगर हम बात करें मेन वर्ब के, जो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके नाम से ही क्लियर। कभी कभी क्या होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कभी हिंदी आपका कुछ हेल्प कर देती है किसी चीज़ को जानने के लिए, तो कभी इंग्लिश कर देती है। अब यहाँ पे अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सकर्म। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्म, ऐसी क्रियाएं। स का मतलब होता है सहित, क्या होता है? सहित। कर्म का मतलब होता है, कर्मक का मतलब होता है कर्म, और इसके बाद ये क्रिया हो गई। ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म भी लिखा हो उसे कहते हैं आपका ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी वर्ब्स जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, वो आपकी होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और आ का मतलब होता है रहित, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, और क्रिया का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब्स, वे वर्ब्स जिसके बाद आपका क्या होता है? कर्म अब्सेंट होता है, कर्म आपका नहीं होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपकी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं। क्लियर हो गया? ट्रांजिटिव में क्या होता है? जिस क्रिया के साथ आपका ऑब्जेक्ट लगा होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिस क्रिया के साथ आपका, यानी जिस वर्ब के साथ आपका कर्म नहीं होता है, यानी कर्म आपका अब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपके कौन कौन से आ जाती हैं? यहाँ पे इसके अंतर्गत आपकी आ जाती हैं बी, हैव और डू, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आ जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत बी, हैव और डू आ जाती हैं। और उसके बाद बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका हो गया कैन, कुड, शैल, शुड हो गया, विल, वुड हो गया, मे, माइट हो गया, ऑट टू हो गया, हैड टू हो गया, हैव टू हो गया, हैज टू हो गया। ये सारी के सारी किसके अंतर्गत आते हैं आपके? ये सारी के सारी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गया होगा मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। तो कुछ इसमें लिखाए दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये इसके हो जाएंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ETC। बहुत सारी होती हैं, जब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब लिखा देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गई आपकी। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब्स है। वर्ब्स का क्लासिफिकेशन अगर बात करें, यानी इसके प्रकार की बात करें, तो ये आपका पूरा वर्ब्स आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपको मेन वर्ब आपको पढ़ना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। इसके एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब में बी,
हैव और डू, बी के अंतर्गत कौन कौन आता है उसको पढ़ना है मुझे, हैव के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से वर्ब्स आते हैं उनको पढ़ना है, डू के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब्स आते हैं उनको पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, ये अलग एक टॉपिक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैन, कुड में, माइट का प्रयोग कहाँ पे किया था, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ेंगे। ये एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर कह सकते हो इसको, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका क्लास 10th में, उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो ये आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, इसी के आधार पे हम लोग आगे वर्ब्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले हैं मेन वर्ब्स यानी प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, ठीक है। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मेन वर्ब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लेते हैं। तो मेन वर्ब की बात करते हैं दोस्तों। तो मेन वर्ब क्या होता है, नाम से क्लियर है, जो आपका मुख्य भूमिका निभाती है। जब आपका कोई सेंटेंस लिखा जाता है और ऐसी वर्ब जो आपकी मेन भूमिका निभाए, मेन जो आपका वर्क होता है वो आपका क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वे शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाते हैं, उसके, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसके कार्य को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें कि वे शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो लिख लीजिएगा इसमें ताकि आपको याद रहे कि मेन वर्ब होता क्या है। वे शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को, सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया, यानी वे शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं मेन वर्ब कहलाती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो ये लिखा हुआ जैसे राम रीड्स द बुक, ठीक है। अगर यहीं पे दूसरे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक यहाँ पे रमेश goes to Delhi, ठीक है। तो मैंने कहा कि वे शब्द जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाएं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट राम कौन सा कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, रीड करने का कार्य कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो राम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पढ़ने का है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में बात करें तो रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो क्या रखा है, इसका मतलब यह है रमेश दिल्ली जाता है। तो रमेश का कार्य क्या है, जाने का, रमेश का कार्य क्या है, जाने का। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे। क्लियर है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब्स हो जाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए, तो ये हो गई मेन वर्ब। अब इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों को मुझे पढ़ना है। एक पार्ट इसका तो हो जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है आपका, और दूसरा हो जाता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। ऐसे वर्ब जिनके पश्चात आपका ऑब्जेक्ट होता है वो होते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनके पश्चात आपका, जिन वर्ब्स के पश्चात आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इनको देख लेते हैं। उसके बाद आपको अगर डेफिनीशन में लिखना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में तो लिख लीजिएगा, वे वर्ब्स जिनके पश्चात आपका ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव कहलाते हैं, और जिनके पश्चात आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। चलिए, एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, पहला एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव। लिखा, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग। या फिर ये छोड़ो, ये नहीं, अभी नॉर्मल ले लो क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गई हैं।
तो पहले हम लोग अभी मेन वर्ब ही पढ़ रहे हैं, ये वाले सेंटेंस देख रहे हैं। ही प्लेज, उसके बाद मैं कह दूँ ही प्लेज द क्रिकेट, ये हो गया आपका। दूसरा मैं कहूँ ही ईट्स, फिर इसके बाद कहूँ राम ईट्स द मैंगो, राम ईट्स द मैंगो, राम आम खाता है। ठीक है, ये आपके 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जस्ट सामने आपके। ठीक है, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आपके। ही प्लेज द क्रिकेट, ही ईट्स, राम ईट्स द मैंगो, ये 4 आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब देखिए इसी में हमें क्या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सीख लेना है। देखिए यहाँ पे ही तो आपका क्या हो गया भाई साहब, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और इसके जस्ट पश्चात आपका क्या आया है, ये आपका वर्ब हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब हो गया। वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं इसको, मेन वर्ब ही है आपकी। ठीक है, और इसके पश्चात देखो वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। और जब आपका ऑब्जेक्ट अब्सेंट होता है तो वहाँ पे कौन सी, इस वर्ब को क्या कहेंगे फिर हम लोग, इस वर्ब को कहते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया आपका, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और उसके जस्ट बाद देखेंगे तो ये आपका, ये तो पहली बात चलो ठीक आर्टिकल हो गया। जो क्रिकेट है, द क्रिकेट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो जो प्ले होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वर्ब वही थी, प्ले आपकी वर्ब है, लेकिन एक जगह पे वो ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहे हो, दूसरी जगह पे वो इंट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कोई भी वर्ब एक फिक्स वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती, नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसके पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ईट लिखा हुआ, ईट के पश्चात आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज़। चलिए इसमें देखिए राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट आपका मेन वर्ब हो गई, और इसके जस्ट पश्चात यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, और जब आपका ऑब्जेक्ट आएगा यही मेन वर्ब फिर काहे का कार्य करने लगेगी, ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करने लगेगी। ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया। तो जो मेन वर्ब वाला पोर्शन था उम्मीद है कि वो वाला ख़त्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि इसके 2 ही पार्ट हैं, एक हो गया आपका ट्रांजिटिव और दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी बता दिया क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव भी बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब में आपके 2 पोर्शन होते हैं, लिख लीजिएगा पहले इतना, फिर मैं आगे बात करूँ। इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स या इन्हीं को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और इन्हीं को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, ठीक है, वर्ब्स लिख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हीं को मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो ये अगर इनके डेफिनेशंस की बात करें कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यानी वे वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग की जाते हैं और अर्थ को क्या करते हैं, कंप्लीट करती हैं। सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो वे वर्ब्स जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग की जाती हैं और वाक्य के अर्थ को क्या करती हैं, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करती हैं, क्या कहलाती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। क्लियर है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये आपके 2 प्रकार की होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले चार्ट बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं। पहला था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है,
तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज केवल हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मैंने बताया था आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। बी आती हैं, हैव आता है और आपका क्या आता है, डू आता है। ये तीन चीज़ें आती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत, ठीक है। यही तीन चीज़ें होती हैं जो हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में पढ़ेंगे। अब पहली बात करते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। एक चीज़ तो ये हो गई। अगर इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। इज़ आता है आपका, ठीक है, इज़ आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है, वॉज आता है, वर आता है और उसके बाद आता है आपका वॉज, इज़ एम आर, वॉज, वर और उसके बाद आता है बीन आता है और आपका बीइंग आता है। इज़ एम आर, वॉज, वर, बीइंग और बीइंग, ये इतनी चीज़ें आती हैं आपकी बी के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं नाम लूँगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, तो आपके तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए इज़, एम आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इतनी चीज़ें आपकी बी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वो इज़, एम आर, वॉज, वर और बीइंग, बीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इज़, एम आर है, वॉज, वर है, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। पहली बात तो ये जो इज़, एम आर, वॉज, वर हैं ये आपके दो तरीके से प्रयोग की जाती हैं। पहला तो है आपका ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं और यही आपकी दोनों यही सारी चीज़ें आपकी किसके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब, मैंने पढ़ा ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, ठीक है। दिस इज़ अ पेन, तो यहाँ पे जो इज़ आया है, अभी किसी से पूछो कि यहाँ पे जो इज़ आया है क्या होगा तो वो कहेगा सीधे, क्योंकि उसको ये पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इज़, एम आर, वॉज, वर, बीइंग नहीं, हेल्पिंग वर्ब तब होती है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा दिया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब वे होती हैं जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग की जाती हैं और वाक्य के अर्थ को पूरा करती हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई मेन वर्ब आया है, जब मेन वर्ब नहीं आएगा, जब मेन वर्ब नहीं होगा तो यही जो वर्ब हो रही है क्या का कार्य करेगी, मेन वर्ब का खुद ये कार्य करने लगेगी। तो इस जो हो जाएगा फिर इस कंडीशन में आपके क्या करेगा, मेन वर्ब का कार्य करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं जो इज़, एम आर, वॉज, वर होता है वो मेन वर्ब का ही कार्य करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको पता है कि इज़, एम आर, वॉज, वर कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इज़, एम आर, वॉज, वर हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, जैसे ये इज़, एम आर कहाँ पर प्रयोग की जाती हैं, ये आपकी प्रयोग की जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर बात करें वॉज, वर कहाँ पर प्रयोग की जाती हैं तो ये आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें बीइंग का, ठीक है, बीइंग का अगर बात करें तो ये पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। इज़, एम आर, वॉज, वर तो ये आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो इज़, एम आर, वॉज, वर हैं वो कंटिन्यूअस में आपका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, एम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर का प्रयोग करते हैं। फिर बीइंग का भी इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, बीइंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग काय का बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था होगा, ये आपका हो गया बी का प्रयोग हो गया। अब बात करते हैं हैव का। तो हैव के अंतर्गत जैसे मैं हैव नाम लूँगा तो आपके दिमाग में, जहन में आपके सारी चीज़ें क्या आनी चाहिए, हैज़ आना चाहिए, यहाँ पे हैव आना चाहिए और हैड, ये तीन चीज़ें आपकी हैव के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके हैव के अंतर्गत आती हैं। अब आपको पता है कि हैज़, हैव और हैड ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती हैं और यही दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें आपकी किसका कार्य करती हैं, मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब में बात करें तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इनका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन दोनों टेंसेज में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो अगर हम हैव की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर इन्हीं को मैं कहूँ कि मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, किस तरीके से, जैसे मैं कहूँ आई हैव 10 पेन्स, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया, जो हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। ये यहाँ पे हैव का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे मैं 10 पेन रखता हूँ या फिर मेरे पास 10 पेन हैं, इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पे जो हैव है आपका वो मेन वर्ब का कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पश्चात कोई आपकी वर्ब नहीं आई है, कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। और जब मेन वर्ब नहीं आएगी तो वो खुद वर्ब जो होगी या हेल्पिंग वर्ब वाली, वो खुद आपका क्या करेगी? मेन वर्ब का कार्य करने लगेगी। क्लियर हो गया इतनी चीज़? ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका डू। डू में आपकी कितनी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले तो आपका डू हो जाता है, डज हो जाता है और फिर हो जाता है आपका डिड। क्या होता है? डू, डज और डिड। तो ये चीज़ें जो डू, डज, डिड हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपके इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती हैं। डू और डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है और डिड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ये थी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मैंने पढ़ रखा है बी, हैव और डू। बी के अंतर्गत आपकी इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग आते हैं। और उसके बाद हैव में आपका क्या आता है? हैज़, हैव और हैड आते हैं। डू के अंतर्गत आपका डू, डज और डिड आते हैं। ये थे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब इनका प्रयोग भी देख लिया मैंने, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बचता है मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम लोग पहले तो यहाँ पे जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपकी जो हो गई हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा हेल्पिंग वर्ब की आपको पता है कि जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं, जो भी आपकी वर्ब हैं उनके फॉर्म होते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग किस पे बात करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज की क्लास को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज तक ही रखते हैं। इसके पश्चात हम लोग वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके अगली क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आएगी तो कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स के पास ज़रूर भेजिए जो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास बस यहीं तक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।